अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज 28 फरवरी 2026 को जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा वाकया है जिसने पूरी दुनिया को एक झटके में हिला के रख दिया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अचानक एक बड़ा हमला किया और इसी हमले के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई जाँ बहक हो गए हैं। खामेनेई के अलावा उनकी बेटी, पोता, दामाद और बहू के बारे में भी हलाकत की खबरें गर्दिश करती रहीं। इस खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। भारत में भी मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट्स की इत्तलात सामने आईं। इस वाक़े ने पूरे मिडिल ईस्ट की हवा बदल दी है और लोगों को ये एहसास करा दिया है कि अब मामला सिर्फ बयानात या धमकियों तक महदूद नहीं रहा। अब ख़तरा ये है कि बात बहुत बड़ी जंग तक जा सकती है, क्योंकि खामेनेई की गैर मौजूदगी में भी ईरान हार मान लेगा, ऐसा फ़िलहाल नहीं लगता। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल्स के जरिए गल्फ के कुछ इलाकों में अमरीकी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और इजराइल ने ईरान के अंदर कैसे हमला किया। अमरीकी फ़ौज ने 28 फरवरी 2026 को एक ऑपरेशन शुरू करने का दावा किया, जिसका नाम उन्होंने एपिक फ्यूरी बताया। अमरीकी बयान के मुताबिक हमला अमरीकी वक्त के हिसाब से रात 1:15 पर शुरू हुआ। उनके मुताबिक उन्होंने ईरान की IRGC फोर्सेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और मिलिट्री एयरफील्ड्स पर स्ट्राइक्स की। दावा यह भी किया गया कि 1 घंटे के अंदर हवा, ज़मीन और समंदर तीनों रास्तों से बहुत प्रिसाइज वेपन्स इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा पहली बार सस्ते और वन वे अटैक ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए, यानी ऐसे ड्रोन्स जो बुनियादी तौर पर फटने के लिए ही छोड़े जाते हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने भी हमलों में हिस्सा लेने का दावा किया और अपने हमले को राइजिंग लायन का नाम दिया। यहाँ एक अलामती बात पर भी लोग बहस कर रहे हैं कि राइजिंग लायन ईरान के इस्लामी इनकलाब से पहले के दौर में एक अलामत के तौर पर जानी जाती रही है, यानी इजराइल शायद रिजीम चेंज का पैगाम देना चाहता है। इजरायली बयान के मुताबिक 28 फरवरी 2026 ही को उनके तकरीबन 200 फाइटर जेट्स ने एक साथ सॉटी उड़ाई और ईरान के अंदर करीब 500 मकामात को निशाना बनाया। इजराइल ने यह भी कहा कि वो महीनों से अमेरिका के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे थे, यानी मुज़ाकरात की बातें महज एक कवर भी हो सकती थीं, जबकि प्लानिंग पहले से चल रही थी। अब तक जो तफसीलात सामने आई उनके मुताबिक हथियारों में अमेरिका ने टॉमाहॉक जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, रेडार से बचकर उड़ने वाले फाइटर जेट्स और लो कॉस्ट ड्रोन्स इस्तेमाल किए। टॉमाहॉक की खास बात यही बताई जाती है कि वो बहुत प्रिसाइज होती है और तवील फासले तक स्ट्राइक कर सकती है, यानी इस बार हमला सिर्फ ऊपर से बम वाली कार्रवाई नहीं था, बल्कि सी से मिसाइल्स, एयर से जेट्स और ड्रोन्स के जरिए मल्टी लेयर अटैक बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि खामेनेई की जान जाने का दावा कैसे सामने आया। इस हवाले से सबसे पहले ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ मंसूब किया गया कि उन्होंने 28 फरवरी की शाम सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर हमले में मारे गए। उस वक्त तक ईरान की तरफ से कोई वाज़ेह सरकारी कंफर्मेशन सामने नहीं आई थी। कुछ रिपोर्ट्स में ईरानी मीडिया के हवाले से ये भी कहा गया कि वो महफूज हैं और डटे हुए हैं। फिर रॉयटर्स के हवाले से एक सीनियर इजरायली अफसर के बयान की खबर चलती रही कि ये बात पक्की है। आहिस्ता आहिस्ता ये तासुर मजबूत होता गया कि वाकई बड़ा नुकसान हुआ है। रॉयटर्स की इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि अमेरिका और इजराइल ने वो वक्त चुना जब खामेनेई अपने करीबी लोगों के साथ मीटिंग में मौजूद थे। कहा गया कि वो एक महफूज जगह पर अली शमखानी और अली लारिजानी के साथ बैठक में थे और जैसे ही मीटिंग कंफर्म हुई, मिशन एक्टिवेट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लान ये था कि पहला स्ट्राइक सुप्रीम लीडर को ही टारगेट करे, क्योंकि अगर कहीं और स्ट्राइक होता तो मुमकिन था कि वो फौरी तौर पर किसी और सेफ लोकेशन पर मुंतकिल हो जाते। बाद की बात तस्वीर और सैटेलाइट विजुअल्स के हवाले से भी कहा गया कि तेहरान के एक बहुत महफूज समझे जाने वाले इलाके पर ही इब्तिदाई हमले हुए और वहां तबाही दिखाई दी। यानी दावा यह है कि सुप्रीम लीडर तक पहुंचने के लिए कई सिमतों से कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक की गई, उनकी एक्टिविटीज़ और मीटिंग्स पर नज़र रखी गई और फिर उनके सेफ जोन को टारगेट किया गया। जैसे ही सुप्रीम लीडर की जान जाने की बात सामने आई, दुनिया भर में हंगामा मच गया। बहुत से लोग अभी तक यकीन करने को तैयार नहीं कि वो अब दुनिया में नहीं रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर के एक हुक्म पर दुनिया भर में बहुत से शिया जान देने को तैयार रहते हैं। ये तासुर बरसों से मौजूद रहा है। दाखिली और खारिजी पॉलिसी में उनका किरदार इंतहाई मजबूत समझा जाता था और उनकी बात को फैसला कुन माना जाता था। इसीलिए उनके जाने की खबर से ईरान के अंदर सिस्टम पर शॉक की बात की जा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरजेंसी जैसे हालात का जिक्र भी हुआ। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि 28 फरवरी के दिन भर के हमलों में 2011 अफराद जाँ बहक और 747 जख्मी हुए।
ताहम ऐसी नंबर्स के बारे में मुख्तलिफ सोर्सेज की कंफर्मेशन ज़रूरी होती है, इसलिए इन्हें रिपोर्टेड फिगर्स के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इसी दौरान डिप्लोमेसी भी तेज़ हो गई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एंटोनियो गुटरेस की तरफ से फौरी तौर पर कशीदगी रोकने और सूरत हाल नॉर्मलाइज करने की अपील की खबरें आईं। अमेरिका और इसराइल ने अपने दिफा में न्यूक्लियर थ्रेट की बात की, जबकि ईरान ने इसे वॉर क्राइम करार देने का मौक़िफ़ अपनाया। इस हमले के असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहे। मिडल ईस्ट के बड़े हिस्से में फ़िज़ाई परवाज़ें मुतासिर हुईं। कई एयरलाइंस ने तेल अवीव, बेरूत, दुबई, दोहा जैसे रूट्स पर फ्लाइट्स रोकने या रीरूट करने की खबरें सामने आईं। यानी जंग सिर्फ जगहों को नहीं बदलती, दुनिया की रफ्तार को भी सुस्त कर देती है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ईरान के तेवर देखकर ये नहीं लगता कि वो आसानी से पीस डील के मूड में हो। उसकी तरफ से जवाबी मिसाइल्स ने खित्ते में खौफ और गैर यकीनी बढ़ा दी है। लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर अमेरिका और इसराइल ने खामेनेई को निशाना क्यों बनाया? वो ऐसा क्या कर रहे थे? इसे समझने के लिए खामेनेई को समझना ज़रूरी है, और खामेनेई को समझने के लिए ईरान को समझना ज़रूरी है। किसी मुल्क की सियासत एक भारी चक्कर की तरह होती है। बाहर से चक्कर घूमता दिखता है, कभी प्रेसिडेंट बदलता है, कभी पार्लियामान में बहस, कभी इलेक्शंस का शोर, मगर इस चक्कर की असल धुरी वो होती है जिस पर पूरा वज़न टिका होता है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 1989 से 2026 तक बहुत कुछ बदला, मगर बहुत कुछ इसीलिए कायम रहा कि वो धुरी मजबूत थी, और बहुत से मुबस्सिरीन के मुताबिक इस धुरी का नाम खामेनेई था। बाहर की दुनिया ईरान को अक्सर एक मजहबी हुकूमत के तौर पर देखती रही, जिसकी रीढ़ की हड्डी अस्करी ताकत है। खामेनेई को ऐसा रहनुमा बताया जाता रहा जो ईरान को अमेरिका के मुकाबले में खड़ा करने वाली ताकत बनाते रहे, वेस्ट एशिया में असर बढ़ाते रहे और अपने मुल्क के अंदर उठने वाली बगावतों को सख्ती से दबाते रहे। उनके दौर में मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क्स जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हूथीज़ वगैरह के हवाले से हमेशा बात होती रही, और इसराइल तवील अरसे से ईरान को अपने वजूद के लिए खतरा समझता रहा। 2525 की 12 दिन वाली जंग की मिसाल देकर भी लोग कहते रहे कि खामेनेई पहले ही टारगेट पर थे, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के लिए खामेनेई महज एक शख्स नहीं थे, बल्कि पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के एक बड़े सिंबल और डिसीजन मेकिंग सेंटर समझे जाते थे। इसीलिए उनसे टकराव का मतलब सिर्फ ईरान से टकराव नहीं, बल्कि खित्ते में फैले उन नेटवर्क्स और उन लोगों से टकराव भी था जो खुद को ईरान के साथ जोड़ते हैं। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि ईरान के अंदर सब खामेनेई के हामी नहीं रहे। मुख्तलिफ अदवार में बड़े प्रोटेस्ट्स हुए। 2022 में महसा अमीनी से जुड़े प्रोटेस्ट्स बहुत मशहूर हुए। बाद के अरसे में भी एहतजाज की खबरें आती रहीं, मगर रियासत अपने तरीके से इन आवाज़ों से निमटती रही। इसके बावजूद बहुत से तज्जियाकारों का मौक़िफ़ ये रहा कि जब तक खामेनेई मौजूद हैं, ईरान का कोर निज़ाम टूटना आसान नहीं। न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इसी तनज़्ज़ुर में सबसे बड़ा ट्रिगर रहा। खामेनेई के हवाले से ये बात बार बार दोहराई जाती रही कि वो पब्लिक तौर पर कहते रहे कि न्यूक्लियर वेपन गैर इस्लामी है, मगर दूसरी तरफ दुनिया भर में ये बहस रही कि ईरान की एनरिचमेंट कैपेसिटी बढ़ रही है और वो थ्रेशोल्ड के करीब जा सकता है। कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी बात चलती रही कि IAEA की रिपोर्ट्स में एनरिचमेंट लेवल्स और स्टॉक पाइल के बारे में तशवीश जाहिर की गई, और ये भी कहा गया कि इंस्पेक्शन एक्सेस पर इख्तलाफात बढ़े। 18 फरवरी 2026 की बाज़ सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से भी दावे किए गए कि कुछ मकामात पर फोर्टिफिकेशन और टनल्स के एंट्रेंसेस के गिर्द सरगर्मियां हो रही हैं। खास तौर पर इस्फहान और नतांज जैसे नाम बार बार आए। इन सब रिपोर्ट्स ने अमेरिका और इसराइल के खदशात बढ़ाए, और इसी बुनियाद पर उन्होंने कार्रवाई को नेसेसरी बताने की कोशिश की। अमेरिका के मैदान में उतरने की वजह के तौर पर यह भी कहा जाता है कि इसराइल को आलमी तशख़्ख़ुस जो मिलता है उसमें अमेरिकी बैकिंग बुनियादी किरदार अदा करती है, और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करे, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल सकता है और अमेरिकी इन्फ्लुएंस कमज़ोर हो सकता है। इसीलिए अमेरिका और इसराइल ये रिस्क लेने को तैयार नहीं दिखाई देते। अब खामेनेई के जाने के बाद ईरान को बड़ा झटका लगा, मगर ईरान को एक जख्मी शेर की तरह भी बयान किया जा रहा है, जिसके पास अभी हथियार, सलाहियत और नेटवर्क मौजूद है, और इसकी गूंज गल्फ के मुमालिक तक महसूस की जा रही है। खामेनेई के बाद ईरान में क्या होगा, किसके हाथ में क़यादत आएगी, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। मगर खामेनेई का अयतुल्ला से सुप्रीम लीडर तक का सफ़र भी एक बड़ी कहानी है, जो अब मज़ीद बहसों का मरकज़ बनेगा। ये सफ़र सिर्फ एक शख्स की तरक्की नहीं, बल्कि उस तूफ़ान की कहानी है जिसने शाह की हुकूमत को हिलाया, फिर पलट दिया और फिर एक नया निज़ाम खड़ा किया। अगर आप ये सफ़र समझना चाहते हैं तो आपको उस दौर की धड़कन, खौफ, उम्मीद, टकराव सब कुछ साथ लेकर चलना होगा। मशहद शहर की तस्वीर जहन में रखिए।
ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि शिया मुसलमानों की रूहानी जगहों में से एक समझा जाता है। और इसी मशहद में 19 अप्रैल 1939 को अली खामेनेई पैदा हुए। बचपन से मजहबी तालीम, फिर दीनी उलूम का सफ़र, कम उम्री में कुरान की तालीम, फिर हौज़ा की तालीम और 19 साल की उम्र में कुम जाकर पढ़ाई को आगे बढ़ाना, जहां बड़े शिया उस्तादों के साथ साथ रूहुल्लाह खुमैनी का असर भी बयान किया जाता है। यही वो मोड़ था जहां एक नौजवान आलिम महज किताबों तक महदूद नहीं रहा। उस जमाने में शाह का निज़ाम मजबूत था, मगर समाज में बेचैनी बढ़ रही थी। 1963 के बाद मुज़ाहमत का रंग गहरा हुआ और खामेनेई इस तहरीक में फ़ाल रहे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तारियां और निगरानी भी झेलनी पड़ी। फिर 1979 का बड़ा मोड़ आया, बादशाहत गिरी और इस्लामिक रिपब्लिक कायम हुई। ऐसे में वो लोग अहम होते हैं जिन्होंने जिद्दोजहद की होती है, इसलिए खामेनेई खुमैनी के करीबी हल्के में शुमार होने लगे। फिर 27 जून 1981 को तेहरान की अबूधर मस्जिद के वाक़ये का जिक्र आता है, जब एक बम हमले में वो बच गए मगर जिस्मानी नुकसान हुआ, और ये वाक़या उनकी सियासी शिनाख्त में एक इम्तिहान से गुजरने वाला तासुर ले आया। इसके बाद वो 1981 से 1989 तक ईरान के प्रेसिडेंट रहे, जब ईरान इराक वॉर का दौर भी था और रियासत का पूरा निज़ाम सिक्योरिटी और जंग के गिर्द घूमता था। फिर 1989 में खुमैनी की वफ़ात के बाद 4 जून 1989 को उन्हें सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का जिक्र आता है। ईरान में सुप्रीम लीडर की हैसियत प्रेसिडेंट से भी ऊपर समझी जाती है। इसमें बड़ी पॉलिसी, फौजी कमान, जंग व अमन जैसे फैसले शामिल होते हैं। कहा जाता है कि खामेनेई ने इस्लामी इदारों, रियासती ढांचे और IRGC के साथ मजबूत हमआहंगी बनाकर अपनी गिरफ्त मजबूत की, और इसी दौर में ईरान का असर खित्ते में बढ़ा। इसीलिए आज जब लोग पूछते हैं कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, तो सवाल सिर्फ नाम का नहीं रहता। सवाल ये बन जाता है कि कौन उस जगह को भर पाएगा, कौन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को संभाल पाएगा, और किसके इशारे पर वो कुव्वतें मुतहर्रिक होंगी जो बरसों से इस निज़ाम के साथ जुड़ी रहीं। आप क्या सोचते हैं नाजरीन? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए और सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।